प्रिय छात्रों, आज हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय एमए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का तीसरा पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास को का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी हम 6 वीडियो अर्थात 6 क्लासेस दे चुके हैं। जो आज नए हों पहले वो क्लास देख लें, फिर उसके बाद ये वाला क्लास देखें। तो आज का प्रश्न है, द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों का साधारण परिचय दीजिए, अथवा द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर है, पहला हेडिंग है इसमें राष्ट्रीयता की भावना। भारतीय युग के कवियों में राष्ट्रीयता की भावना तो थी, किंतु वे महारानी विक्टोरिया की प्रशस्तियाँ भी लिख रहे थे। द्विवेदी युग में इस प्रकार की प्रशस्तियाँ पूर्णतः समाप्त हो गई और देश प्रेम राष्ट्रीयता की भावना से युक्त कविताएं प्रायः सभी कवियों ने लिखी। नाथूराम शर्मा शंकर की निम्नलिखित पंक्तियों में देश के लिए बलिदान करने की प्रेरणा दी गई है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। गया शुक्ल स्नेही की कविताओं में भी देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपशु निरा है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में देश के अतीत गौरव के अत्यंत भव्य चित्र अंकित किए। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। दूसरा हेडिंग है, आदर्श एवं नैतिकता। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदर्श एवं नीति को प्रमुखता देते हुए सही अर्थों में एक आचार्य अध्यापक के कर्तव्य का निर्वाह किया। काव्य क्षेत्र में वे रीतकालीन श्रृंगारी कविताओं के विरोधी थे। उन्होंने कवियों को सचेत करते हुए लिखा, इस तरह की कविता सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है। अनेक कवि हो चुके हैं जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए कवि अपनी कविताओं में नयापन कैसे ला सकते हैं। निराला जी ने जूही की कली नामक कविता सरस्वती में प्रकाशित करने हेतु द्विवेदी जी को भेजी थी, किंतु आचार्य जी ने इसे अश्लील मानते हुए प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के आचार्य समाज से प्रभाव ग्रहण करते हुए उन्होंने ब्रह्मचर्य, आदर्शवाद, स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव की प्रेरणा देने वाले काव्य को बढ़ावा दिया। राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के काव्य में आदर्शवाद एवं नैतिकता का प्रश्रय दिया गया है। हरिऔध जी की राधा रीतकालीन विरहड़ी न होकर समाज सेविका हैं एवं कृष्ण को कर्तव्य पालन की प्रेरणा देती हैं। द्विवेदी युगीन काव्य में आदर्शवाद के कारण कविता में प्रेम और श्रृंगार का वैसा चित्र न हो सका जैसा पूर्ववर्ती काव्य में उपलब्ध होता है। इस आदर्शवादी प्रवृत्ति के कारण ही द्विवेदी युगीन काव्य में आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता का विकास हुआ। ईश्वर प्रेम एवं विश्व प्रेम के गीत कवियों ने गाए हैं। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की निम्न पंक्तियां उल्लेखनीय हैं। जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। तीसरा हेडिंग है प्रकृति चित्रण। इसमें लिखेंगे, द्विवेदी युगीन कविता में प्रकृति को विषय बनाकर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना की गई। रीतकालीन परिपाटी का प्रकृति निरूपण भारतीय युग में तो मिलता है,
पर द्विवेदी युग में नहीं। इस काव्य के कवि प्रकृति सुंदरी के बाह्य रूप का उदाहरण करने में पर्याप्त रुचि लेते हुए दिखाई देते हैं। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय और मैथिली शरण गुप्त के काव्य में प्रकृति की रम्य झांकी उपलब्ध होती है। श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा और देहरादून के प्राकृतिक सौंदर्य का अंकन अपने काव्य में किया है। यथा बीता कार्तिक मास शरद का अंत है, लगा सकल सुखदायक ऋतु हेमंत है। बीता कार्तिक मास शरद का अंत है, लगा सकल सुखदायक ऋतु हेमंत है। चौथा हेडिंग है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। द्विवेदी युग में सुधारवादी काव्य की संज्ञा भी प्रदान की गई है, क्योंकि इस काव्य के कवियों ने देश के उत्थान के लिए सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही है। कविगण धर्म और समाज में व्याप्त रूढ़ियों के विरोधी थे। धर्म के ठेकेदारों पर कठोर व्यंग करते हुए नाथूराम शर्मा शंकर ने लिखा, ठेके पर लेकर वह तरड़ी, देकर दाढ़ी मूछ, मरों को पार उतारूंगा, किसी से कभी न हारूंगा। अनेक सामाजिक समस्याओं यथा छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि को विषय बनाकर इन कवियों ने कविताएं लिखी। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में एक ओर तो अतीत के गौरव के चित्र उतारे, तो दूसरी ओर वर्तमान भारत के दयनीय दशा पर आंसू भी बहाए हैं। नारी की दयनीय दशा का चित्रण करने वाली निम्नलिखित पंक्तियां भारतीय नारी की करुणा गाथा को सजीव कर देती हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पांचवा हेडिंग है काव्य रूपों की विविधता। द्विवेदी युगीन काव्य में एक ओर तो साकेत और प्रियप्रवास जैसे महाकाव्य लिखे गए, तो दूसरी ओर पंचवटी, जयद्रथवध जैसे खंड काव्यों की रचना हुई। प्रगीतात्मक मुक्तकों की रचना भी इस काल में पर्याप्त मात्रा में हुई। छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पद्य रचना की प्रवृत्ति इस काल के प्रायः सभी कवियों में दिखाई पड़ती है। छायावादी काल में जो प्रगीतों की प्रमुखता दिखाई पड़ती है, उसका सूत्रपात द्विवेदी युग में ही हो गया था। मैथिली शरण गुप्त की कुकवि कीर्तन, रामचरित उपाध्याय की कन्हैया आदि कविताओं में प्रगीतात्मक मुक्तक शैली के दर्शन होते हैं। इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन कविता में काव्य रूपों की विविधता दृष्टिगोचर होती है। उसके बाद अगला हेडिंग है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युग की महती उपलब्धि है खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर देना। द्विवेदी युग से पूर्व भारतेंद्र युग तक ब्रजभाषा में ही काव्य रचनाएं होती थी। सूरदास से लेकर भारतेंद्र युग तक जो ब्रजभाषा काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही, उसे अपने पद से हटा देना मामूली कार्य नहीं था, पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे एक मिशन मानकर सरस्वती के माध्यम से यह कार्य संपन्न किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए। साथ ही यह भी प्रतिपादित किया कि खड़ी बोली में भी सुंदर और मधुर काव्य की रचना हो सकती है। उनकी प्रेरणा से ही मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, जयद्रथवध, पंचवटी जैसे काव्य ग्रंथ खड़ी बोली में लिखे। जिन लोगों को यह संदेह था कि खड़ी बोली काव्य रचना के लिए उपयुक्त नहीं है, उन्हें भी साकेत और जयद्रथवध को पढ़कर अपनी धारणा बदलनी पड़ी। खड़ी बोली की प्रारंभिक कविताओं में
यह सुकुमारता और माधुर्य तो नहीं है जो ब्रजभाषा काव्य में विद्यमान था, किंतु धीरे धीरे उसमें इन गुणों का विकास हुआ और कालांतर में छायावादी काव्य के रूप में ऐसी कविताएं लिखी गईं जो माधुर्य, सौकुमार्य आदि दृष्टियों से ब्रजभाषा काव्य की तुलना कर सकती हैं। भाषा संस्कार का भी महत्वपूर्ण कार्य द्विवेदी युग में हुआ, परंतु वह पद्य क्षेत्र में इतना प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ जितना कि गद्य क्षेत्र में। 7वां हेडिंग है छंद वैविध्य। द्विवेदी युगीन काव्य में छंदों की विविधता दिखाई देती है। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य निबंध में कवियों को यह परामर्श दिया कि वे काव्य में सामान्य रूप से व्यवहृत दोहा, चौपाई, रोला, सवैया आदि छंदों के साथ साथ संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग भी करें। वंश, भिखारणी, इंद्ररज, हरगीतिका, मंदाक्रांता शार्दूल, विक्रीडित, ताटंक, लावनी छंदों का कुशलतापूर्वक प्रयोग द्विवेदी युगीन कविताओं ने किया है। हरियों जी एवं गुप्त जी ने इस क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त की। हरियों जी ने प्रिप्रवास की रचना संस्कृत के वर्णित छंदों में की, जबकि कुछ अन्य कवियों ने उर्दू में प्रयुक्त छंदों को भी अपनाया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िबद्ध काव्य से पृथक करने में द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी काव्य को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़वादिता से स्वच्छंदता की ओर ले जाने में इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। काव्य भाषा के पद पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में भी इन्हें महती सफलता प्राप्त हुई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, हिंदी का प्रगतिवादी साहित्य पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न सामाजिक एवं व्यक्तिगत शोषण के विरोध का साहित्य है। आधुनिक युग के प्रारंभ होते होते भारत में पूंजीवादी व्यवस्था ने अपनी जड़ जमानी शुरू कर दी थी। अंग्रेज शासक द्वारा स्थापित बड़े बड़े कारखानों ने गांव की दस्तकारी को समाप्त कर दिया। ये दस्तकार कारखानों में श्रमिक बनने पर मजबूर हुए। वहाँ इनका भरपूर शोषण होने लगा। श्रमिक के श्रम से पूंजीपतियों की तिजोरी भरने लगी, पर श्रमिक ज्यों के त्यों भूखे नंगे रहे। जमींदार व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिकों का शाही शोषण किसानों का भी हो रहा था। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही बुद्धिवादी चिंतकों ने किसानों और मजदूरों का हित चिंतन प्रारंभ कर दिया था। इसके पहले ही विश्व के रंगमंच पर एक महती विभूति का प्रादुर्भाव हो चुका था, जो मजदूरों और किसानों के शोषण की सबसे बड़ी शत्रु थी। वह विभूति अपने व्यक्तिगत जीवन में कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 के नाम से प्रसिद्ध हुई। कार्ल मार्क्स ने अपने साम्यवादी सिद्धांतों की व्याख्या द्वारा सिद्ध कर दिया कि अखिल विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त प्राय है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मार्क्स ने सिद्ध किया कि आगे आने वाला समय सर्वहारा वर्ग, मजदूर और किसान वर्ग के उत्थान का समय है। उसने ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें सभी व्यक्तियों के अधिकार समान होंगे, न कोई शोषक होगा न कोई शोषित। सारे राष्ट्र की पूंजी प्रत्येक व्यक्ति की पूंजी होगी। मार्क्स से अपने तर्कों द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हो रही हैं जब बड़े बड़े कारखानों पर श्रमिकों और मजदूरों का अधिकार होगा। इन कारखानों के नाम से पूंजीपतियों की तिजोरी नहीं भरेगी, लाभ का समान रूप से बंटवारा होगा।
मार्क्स के सिद्धांत की प्रेरणा से रूस में क्रांति हुई और वह जारशाही से मुक्त हुआ। मार्क्स के साम्यवाद की इस सफलता ने संसार की आंखें खोल दी। उसके सिद्धांतों का प्रचार विश्व के कोने कोने में तेजी से हुआ। विश्व चेतना के रूप में यह विचारधारा भारत में भी आई और प्रबुद्ध चिंतकों का एक वर्ग इस विचारधारा को प्रश्रय देने के लिए तैयार हो गया। राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद व समाजवाद कहलाने वाली इसी विचारधारा को साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद संज्ञा से अभिहित किया गया। मार्क्स ने साम्यवादी सिद्धांतों की स्थापना में जितनी अनुकूल परिस्थितियों का उल्लेख किया था, उसमें सभी भारत में भले ही न रही हों, फिर भी यह पूंजीवादी शोषण धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसके अतिरिक्त विश्व युद्ध के कारण व्याप्त महंगाई, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, उस पर पूंजीवादी व्यवस्था का बढ़ता शोषण, पाशविक आचरण और दरिद्र का बोलबाला, इन सभी स्थितियों ने मिलकर देश के प्रबुद्ध चिंतकों को इनके विरोध में आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। प्रगतिवादी साहित्य के उद्भव का यह समय स्वतंत्रता के लिए जाने वाली भयानक क्रांतियों का भी समय था। गांधी का मानवतावाद और सर्वधर्म समन्वयवाद भी भारत में स्थान पा रहा था। इस चिंतन को प्रगतिशील चिंतन की संज्ञा दी गई है। भारत के प्रगतिशील चिंतन ने साम्यवादी चिंतन के लिए उपयुक्त भूमिका तैयार की। उसके बाद हेडिंग है प्रगतिशील व प्रगतिवादी चिंतन। हिंदी साहित्य में महात्मा गांधी और उसके पूर्व के युग चेतना मंडित महापुरुषों द्वारा प्रचारित प्रगतिशील दृष्टिकोण से मंडित साहित्य प्रगतिशील साहित्य की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। समाज की यथार्थ परक समस्याओं पर आधारित यह चिंतन भारतेंद्र युग से ही प्रारंभ हो गया था। द्विवेदी युग के कवियों में भी यह चिंतन मिलता है। छायावाद के दो कवियों निराला और पंत में यह और भी तीखा होकर उभरा है। संक्षेप में हिंदी के मैथिली शरण गुप्त, नवीन, निराला, पंत, दिनकर आदि कवि प्रगतिशील चिंतन के सजग प्रहरी रहे हैं। इनका पूरा चिंतन राष्ट्रीय समस्याओं की गोद में जन्म लेता है और राष्ट्रीय संदर्भों में ही इनका समाधान भी प्रस्तुत करने की चेष्टा है। इन चिंतकों ने की है। मार्क्सवादी के साम्यवाद की तमाम बातें इनमें मिल जाएंगी, पर यह नहीं कहा जा सकता कि एक कवि मार्क्स से प्रभावित थे। निराला उदाहरण स्वरूप लिए जा सकते हैं। प्रगतिवादी साहित्य का तात्पर्य विशुद्ध साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा से युक्त साहित्य से है। मार्क्स के भौतिक द्वंद्वात्मक विकास और मूल्य वृद्धि के सिद्धांत तथा अर्थव्यवस्था के आधार पर विश्व सभ्यता की व्यवस्था तथा सामाजिक यथार्थवाद से प्रभावित हिंदी की प्रगतिवादी साहित्य पूर्ण रूप से विदेशी स्वर में खोया हुआ है। क्रांति, विप्लव, दुर्भिक्ष, झंडा, हंसिया हथौड़ा, हड़ताल, विध्वंसात्मक तोड़फोड़, रूस, चीन और माओ का गुणगान, ये सभी इस काव्यधारा के विषय हैं। धर्म को अफीम का नशा और वर्गभेद को कराल विष मानने वाली प्रगतिवादी विचारधारा आज भी एक सांप्रदायिक नारेबाजी मात्र बनी हुई है। इसने मानव समष्टि के हित का चिंतन करते करते उसके लाल खूनी क्रांति जैसे भयानक मजदूरों के हित का चिंतन कम पर भयानक नरहिंसा का प्रसार अधिक किया है। इसके ठीक विपरीत हिंदी के प्रगतिशील कवि मानव समष्टि का वास्तविक हित चिंतक और उसे एक वर्णिक मार्ग का दर्शक कराने वाला है। यही कारण है कि प्रारंभ में जोश में आकर मार्क्स का जयगान करने वाले कवि धीरे धीरे प्रगतिशील मान्यताओं के उपासक बनते गए हैं। भारत जैसे विविध धर्म और संस्कृति प्रधान देश में माओ का गुरुमंत्र नहीं चल सका। हिंदी के
हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रांगे राघव, चंद्र कुंवर भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, राजेंद्र यादव, महेंद्र भटनागर आदि मुख्यतया उल्लेखनीय हैं। इस विचारधारा की कविताओं में कलात्मकता का सर्वथा अभाव है। उसके बाद अगला प्रश्न है, घनानंद की प्रेमानुभूति की सम्यक विवेचना कीजिए। उत्तर है, रीतकाल के कवियों में श्रृंगार का वर्णन प्रमुख रूप से उभर कर सामने आया है। इसी कारण उस काल को श्रृंगार काल से भी कुछ विद्वान जानते हैं। उन कवियों की अपरिमेय कल्पना शक्ति नायिका के अंग प्रत्यंग से लिपट गई और उनके सौंदर्य से स्थूल वर्णन से लेकर भाव के सूक्ष्म वर्णन तक में अपनी लेखनी का भरपूर प्रयोग किया। जहाँ इतने प्रयत्नों के बाद उन्हें नायिका भेद के वर्णन में काफ़ी सफलता मिली, वहीं उनके श्रृंगार वर्णन में प्रेम का अभाव भी रहा। नारी केवल भोग्या बनकर रह गई, प्रेमिका या जीवन सहचरी नहीं। किंतु रीतकाल के रीतमुक्त कवियों में घनानंद जैसे कुछ प्रमुख कवि हुए जिन्होंने प्रेम का वर्णन एक सतही रूप में न करके उसकी अथाह गहराई को नापने का प्रयास किया। प्रेम के लौकिक पक्ष के साथ साथ इन्होंने अलौकिक पक्ष का भी निरूपण किया है। घनानंद के प्रेम के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, उनकी प्रेम वेदना में सूफियों जैसी प्रेम की पीर थी, फिर भी वह उनसे भिन्न थी। मीरा का अनिर्वचनीय दर्द भी उनको मिला था, पर वह भक्त का भगवान के प्रति दर्द नहीं था। बोधा और ठाकुर की वैयक्तिक अनन्यता उनकी भी अनन्यता थी, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ और भी था। घनानंद का अकृत्रिम प्रेम। घनानंद का प्रेमी ऐसे कठोर सिद्धांत वाला है जो मन तो लेता है लेकिन उसके बदले शतांश भी स्नेह नहीं जताता। घनानंद उससे पूछते हैं, तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो लला, मन लेव पै देव छटांग नहीं। लेकिन इसका जवाब देना तो दूर, वह अनसुना किए चला जाता है। घनानंद न जाने कितनी बार उसकी निर्दयता की शिकायत उससे करते हैं, न जाने कितना अनुनय कितना विनय करते हैं, फिर भी वह नहीं सुनता। जासो प्रीति ताहि निठुराई सो निपटने, जासो प्रीति ताहि निठुराई सो निपटने, कैसे कर जी की जरीन जो सो जताई हैं। यहाँ निर्दयी दई कैसे कै जीवाऊँ, जीव वेदन को बढ़वारी कहाँ लय दुराई है। घनानंद का यह प्रेम विचित्र है। उसमें भीगना और जलना दोनों है। सबसे बड़ी बात उनकी मूक लौ कहानी है। विरह में मरने पर आ बनी है, फिर भी न जाने किस धातु का बना है कि वह जरा भी नहीं पिघलता। अंदर उद्वेग दाह आखिन प्रवाह आंसू, देख अटपटी चाह भीजन दहन है। सोइबो न जाग गो हो, हंसिबो न रोइबो हूँ, खोए खोए आप ही मैं चेटक लहन है। जान प्यारे प्राणन बसत पै आनंद घन, विरह विषम दशा मूक लौ कहन है। जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आज, आज कौन विधि रची नेह की रहन है। घनानंद के प्रेम की व्यापकता हेडिंग है। इसमें लिखेंगे, घनानंद के इस तीखे और गहरे दर्द के पीछे उनका एक निष्ठ एकांतिक प्रेम है जो विषम होते हुए भी उनके लिए सरोपर है। एक निष्ठता ने उनके प्रेम को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया।
जहाँ वे प्रेमी की कठोरता भूल कर भी उसकी सुध में तन्मय हैं, उसके रूप पर न्यौछावर हैं, उसके नेह में पागल हैं। उनका यह प्रेम तुलसीदास के उस चातक की भांति है। उपल बरस गरजत तरज डारत कुलिस कठोर, चितव की चातक मेघ तज कबहु दूसरी ओर। घनानंद की प्रेम साधना इसलिए एक विषम साधना है। इसके पीछे भक्ति संप्रदायों की प्रेम साधना की पृष्ठभूमि है। उन्हीं की तरह प्रेम भाव को ये महाभाव मानते हैं और उसे ज्ञान से ऊंची पदवी दे डालते हैं। ज्ञानव ते आगे जाकी पदवी परम ऊंची, रस उपजावे तामे भोगी भोग जात वै। जान घन आनंद अनोखे यह प्रेम पथ, भूलते चलत रहे सुध के थकित वै। यह साधना विकट होते हुए भी रसात्मक साधना है। इसका लक्षण है विरह दुख निरंतर पीड़ा। इसलिए इस प्रेम का नाम लेने से जिह्वा पर छाले पड़ जाते हैं। जब उच्चारण में ही जुबान जलती है तो उसकी साधना कितनी विकट होगी। लेकिन शायद गम में भी मजा होता है, दुख सहते रहने और प्रिय की सुखद स्मृतियों में डूब रहने का मजा। लेकिन यह स्थिति तब आती है जब प्रेम का परिपाक हो जाता है। वहाँ द्वंद्व भाव नहीं रह जाता, समरसता आ जाती है। इस कारण दर्द तीखा और गहरा होते हुए भी विरही के जीवन का एक एक अंग हो जाता है। इस प्रेम की उच्च अवस्था में उसे न हर्ष है न विषाद है। उसे तो पता है कि सिर्फ उस मीठी प्रेम की पीर है कि जो उसके हृदय में निरंतर उठती रहती है। जान प्राण प्यारे के बिलोके अबिलोके अबिलोकिबो को, हरस विषाद स्वाद वाद अनुमान ही। चाह मीठी पीर जिन्हें उठत आनंद घन, तेई आंखें साखे और पाखे कहाँ जा नहीं। उसके बाद हेडिंग है घनानंद के प्रेम का आदर्श। घनानंद का यह प्रेम शुद्ध है। इस प्रेम का आदर्श चातक है। वे तड़प तड़प कर मर जाएंगे लेकिन उस प्रिय को हृदय से नहीं निकालेंगे जो एक बार उसके हृदय में बस गया है। चातक तो कुछ चाहता भी है लेकिन घनानंद प्रतिदान में कुछ नहीं चाहते, इसलिए उसके प्रेम में गांधीर्य और गहराई है। सचमुच घनानंद प्रेम के पपीहे हैं। घनानंद के आहत प्राणों की पुकार दिगंत व्यापी है। यह पुकार इतनी मार्मिक है कि सुनने वाले का कलेजा दहक उठे। यह पुकार आर्त पपीहे की अनवरत चलने वाली पुकार है। इसकी पुकार सुनकर पवन गलियों में हूँ हूँ करता है और मेघ आंसुओं की वर्षा करता है। लेकिन यह प्रिय न मालूम कैसा है जो बार बार इस सरल और निस्वार्थ प्रेम को भी ठुकरा देता है। पूर्ण प्रेम का मंत्र महापन जा मध शोध सुधार लेख्यों, ताहि के चारु चरित्र विचित्रन यो पचिकै रचि राख बिसेख्यों। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यों। सो घन आनंद जान अजान लो टूक कियो पर वाच न देखियो। घनानंद ने अपनी पीर भरी कहानी लिखकर सचमुच अपने प्रेम को अमर कर दिया। जिस प्रेम के लिए वे निरंतर विरह की आंच में तपते रहे, जिसके प्रेम में उन्मत्त हों, उन्होंने अनिर्वच को भी शब्द कर डाला। जिस प्रेम कहानी के एक एक छंद में उन्होंने अपना हृदय उड़ेल दिया, वह अमर क्यों न हो। हेतु हेतु खेत धूरी चूर चूर है मिलेगो, तब चलेगो कहानी घन आनंद तिहारे की। घन आनंद का प्रेम जितना विलक्षण है उतनी ही विलक्षण अव्यंजना भी उन्होंने की है। उनकी अनुभूति जितनी तीव्र और गहरी है उतनी ही गहरी
और तेज असर वाली उनकी कविता है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, उन्हें प्रेम की गुण अंतर्दशाओं को व्यक्त करने में सबसे अधिक सफलता मिली है। प्रेम में जो भी स्थितियां हो सकती हैं उस सबका परिचय घनानंद की कविताओं में पाया जा सकता है। उनका प्रेम प्रारंभ में चाहे भौतिक या मांसल रहा हो, किंतु बाद में वह सूक्ष्म हो गया है। उसमें अनुभूति की गहराई आ गई। संयोग और वियोग दोनों में सुजान की काव्य में रही। अपने ऊपर वे सभी दशाएं प्रतिक्रियाएं सही, किंतु प्रतिदान में उन्होंने कुछ नहीं चाहा। निष्कर्ष हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, घनानंद का प्रेम ऐसा है जिसमें उनके पल्ले सिवाय वेदना और बेचैनी के कुछ नहीं पड़ा। उनको प्रेम में संयोग का सुख नहीं है, बल्कि वियोग में उन्हें परम आनंद मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा कीजिए। इसमें हेडिंग डालेंगे, प्रयोगवाद का संक्षिप्त इतिहास। प्रयोग शब्द अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट के वजन पर हिंदी में चला। अपनी पुस्तक न्यू राइटिंग इन यूरोप में जॉन लेमन ने यूरोप की नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि सन 1930 तथा उसी दशक के अन्य युवा विरोधियों के ठीक पहले कुछ ऐसे लेखक हुए जो स्वतः विद्रोही थे और जो एक दूसरे से महत्वपूर्ण बातों में अंतर रखते हुए भी कुछ सामान्य गुणों से युक्त थे। इसी प्रकार की बात हिंदी के संबंध में भी कही जा सकती है। निराला पंत, इलाय चंद जोशी, जैनैन तथा कुछ प्रगतिवादियों का विद्रोह अपनी मूल प्रकृति में वस्तुतः दब नहीं सका और भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूपों का यह प्रकट होता रहा। हिंदी में काव्य की नवीनतम प्रवृत्तियां का प्रारंभ तार सप्तक के प्रकाशन सन 1943 ईस्वी से माना जा सकता है। सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय ने अपने 7 मित्रों के सहयोग से तार सप्तक का प्रकाशन किया, जिसके संबंध में पंत जी ने लिखा है कि अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन करके हिंदी पाठकों के लिए प्रयोगशील कविता का सर्वप्रथम संग्रह प्रस्तुत किया। तार सप्तक के प्रथम संग्रह के 7 कवियों ने गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमचंद भारतभूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय हैं। सन 1947 ईस्वी में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञेय ने प्रतीक पत्रिका द्वारा प्रयोगवादी साहित्य को बढ़ावा दिया। सन 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक कविता संग्रह निकला, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय एवं धर्मवीर भारती की कविताएं हैं। इसके पश्चात तीसरा बार सप्तक सन 1954 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में प्रयोगवादी कविताओं का एक अर्धवार्षिक संग्रह नई कविता के नाम से प्रकाशित हुआ। इन संग्रहों में डॉक्टर रामविलास शर्मा और भवानी प्रसाद मिश्र तो पूर्णतया प्रयोगवादी ही हैं। यहाँ प्रयोगवाद का संक्षिप्त इतिहास है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, प्रयोगवाद की विशेषताएं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में वस्तु के धरातल पर व्यक्तिवादिता, मनोवैज्ञानिक अनुभूतियों, चमत्कार, व्यक्ति सत्य से व्यापक सत्य तक पहुंचना, परंपरा का अस्वीकार, जीवन की छोटी मोटी घटनाओं का विवेचन, महत की जगत लव की प्रतिष्ठा, समाज के स्थान पर व्यक्ति की प्रतिस्थापना, बौद्धिकता का आग्रह, मनोवैज्ञानिक प्रभाव का निरूपण, अभिजात्य का विरोध, क्षण विशेष के अनुभूतियों पर बल आदि प्रमुख हैं। इसमें वेदना की नई व्याख्या एवं युगबोध की प्रखरता पर बल दिया गया। व्यक्ति की शक्ति को
मूल मानकर समष्टि के प्रति समर्पित होने का आग्रह भी इन कवियों में है। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों को दो शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला है विषय और अनुभूतिगत प्रवृत्तियाँ, दूसरा है अभिव्यक्ति कला तथा शिल्पगत प्रवृत्तियाँ। उसके बाद हेडिंग है विषय तथा अनुभूतिगत प्रवृत्तियाँ। प्रयोगवाद की सबसे प्रधान प्रवृत्ति लोगों की विविधता, अव्यवस्था और दुरूहता थी। इसलिए इस काव्य में हमें कहीं पर भी एक रूपता, अनुभूति और अभिव्यक्ति की सुषमा नहीं मिलती। प्रयोगवाद में व्यष्टि की अभिव्यक्ति को प्रधानता दी गई है। पहला पॉइंट है कविता प्रयोग का विषय है। कवि कर्म का मौलिक समस्या संप्रेषण और साधारण की समस्या है। व्यक्ति सत्य को व्यापक सभ्य बनाने का उत्तरदायित्व आज के कवि की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा पॉइंट है प्रयोगशील भाषा की संकुचित केंचुली फाड़कर उसमें नया, व्यापक और सार्वगर्भित अर्थ भरना चाहता है। भाषा को अपर्याप्त पाकर विराम चिन्हों, अंकों की सीधी तीखी लकीरों, छोटे बड़े टाइप आदि साधनों से कवि उद्योग करने लगा। तीसरा पॉइंट है प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोग इष्ट या साध्य नहीं वरन साधन है। प्रयोगवाद को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ। प्रगतिवाद जब मार्क्सवादी दर्शन एवं दलगत राजनीति से बद्ध हो गया, उसमें राजनीति जागरूकता का प्राधान्य हो गया और सबसे अधिक मध्यमवर्गीय चेतना का प्रकाशन करते करते कविगण ऊब गए। तब उनमें अहंवाद एवं व्यक्तिकता की भावना आई। इन भावनाओं को बढ़ाने वाला पाश्चात्य दार्शनिकों का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। इनमें फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद और डार्विन के अस्तित्ववाद का विशेष प्रभाव पड़ा। यूरोपियन साहित्य के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित प्रवृत्तियों का हिंदी कविता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवियों ने देखा कि बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने के कारण उनकी आत्मानुभूति अभिव्यक्ति अनाभिव्यक्ति ही बनकर रह गई। अतः प्रयोगवादी काव्य में एक बार फिर से कवि के व्यक्तिगत राग विरागों की मधुमयी अभिव्यक्ति पर बल दिया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रयोगवाद में रोमानी अनुभूतियों के भी प्रयोग किए जाने लगे। नरेंद्र शर्मा के प्रवासी के गीत शीर्षक संग्रह कविता में संग्रहित एक कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ वैयक्तिक जीवन के मधुमय प्रसंग को बड़े मधुर ढंग से मूर्तिमान कर सकी है। तुम्हें याद है क्या उस दिन की नए कोट की बटन होल में हंसकर प्रिय लगाती थी, जब फिर कुछ शर्माकर साहस कर बोली थी, तुम इसको यूं ही खेल समझकर फेंक न देना, है यह प्रेम भेंट पहली। प्रयोगवाद कविता क्षुद्र से क्षुद्र, अभद्र से अभद्र विषयों पर अपनी लेखनी चलाने का प्रयोग करता है। कहीं कहीं पर तो उसने बड़े विषयों पर भी कविता लिख डाली है। निराला का कुकुरमुत्ता एक नगण्य विषय पर काव्य लिखने का एक सुंदर प्रयोग है। लघुता के प्रति दृष्टिपात छायावादी कवि ने अपनी उदात्त कल्पना के सहारे प्रगत तथा वस्तु जगत की लघु वस्तुओं का सजीव चित्रण किया तथा मानवीय सूक्ष्म भावों को मूर्तिकरण किया। प्रगतिवादी कवियों ने पहली बार मानव जगत के लघु और क्षुद्र प्राणियों को उच्च मानव के रूप में चित्रित किया। प्रयोगवादी कवियों ने अपनी असामाजिक एवं अहंवादी प्रकृति के अनुरूप ही मानव जगत के लघु और क्षुद्र प्राणियों पर साहित्यिक दृष्टिपात करके प्रकृति और यंत्र जगत की लघु वस्तुओं को अपने काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसलिए कविता में पहली बार कंक्रीट के पोर्च, चाय की प्याली,
सायरन, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, बाप्पम कोसिए, गर्म पकौड़ी, बाँस की टूटी हुई टटी, फटी ओढ़ने की चिंधियाँ इत्यादि का चित्रण हुआ। उसके बाद हेडिंग है वैचित्र प्रदर्शन। अधिकतर प्रयोगवादी कवियों में वैचित्र प्रदर्शन को लेकर वृत्ति का सहज संयोजन प्रायः नहीं मिलता है। कहीं कहीं पर उनकी मानसिक उलझन को व्यक्त करता है, कहीं कहीं पर वैचित्र प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी बड़ी हास्यास्पद हो गई है। इसमें उनका लक्ष्य केवल विलक्षणता, आश्चर्य, दुरूहता से अपनी नूतनता प्रकट करना ही प्रतीत होता है। इस प्रवृत्ति का एक सटीक उदाहरण देखिए। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता? तो क्या होता? तोता होता। तो तो हो, ताता, ता ता ता, होता 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 होता। कला और शिल्पगत प्रवृत्तियाँ हेडिंग है। इसमें लिखेंगे डॉक्टर नगेंद्र प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह मानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रयोगवादी कवियों ने जितने प्रयोग शैली और शिल्प के क्षेत्र में किए हैं उतने अनुभूति और विषय के प्रदेश में नहीं किए। नए नए उपमानों का प्रयोग कवि शिल्प में नवीनता लाते हैं। नवीनता लाने के लिए प्रयोगवादी कवि सादृश्य विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। इन कवियों की दृष्टि सादृश्य विधान में यथार्थता पर ही अधिक रही। उन्होंने उपमान योजना में आसपास के कुलाबे नहीं बांधे हैं। इस धरती की ही बात कही है, इसलिए वे प्रतीक जो पुराने और निश्चित अर्थ देने लगते हैं उनमें प्रयोगवादी कवियों ने मुक्ति पाने का प्रयास किया। ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। कभी वासन अधिक खींचने से मुलम्मा छूट जाता है। उसके बाद हेडिंग है छंद योजना में नवीनता। इन कवियों ने कहीं कहीं लोकगीतों की धुन पर गीत गढ़े हैं तो कहीं मुक्त छंदों में नए नए लय और नए नए स्वर मिलते हैं और कहीं कहीं छंद लय के स्थान पर वर्ण विषय की भावनाओं के अनुसार चालित हैं। जैसे शमशेर की निम्नलिखित पंक्तियाँ लोकगीत की शैली पर लिखे जाने के कारण इतनी सरस हो गई हैं। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी, बादल छाए आसमान में धरती फूलारी, अरे सुहागिन भरी मांग से धूली भूली री, अरे सुहागिन भरी मांग से भूली भूली री। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी कविता में प्रगतिवाद युग के आसान और तार सप्तक के प्रकाशन के साथ बड़ी धूम से जिस प्रयोगवादी प्रवृत्ति का उदय हुआ था, कालांतर में उसका स्थान नई कविता ने ले लिया और वह हिंदी कविता की अभिनव प्रवृत्ति हो गई। वस्तुतः प्रयोग और नई कविता सर्वदा दो भिन्न प्रवृत्तियाँ नहीं हैं, बल्कि नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। इतना अवश्य है कि नई कविता ने नई संवेदना और नवीन अथवा समसामयिक भावबोध को व्यक्त करने के लिए अनेक नए एवं विस्तृत आयामों का उद्घाटन किया है और वह बड़ी सफलतापूर्वक आधुनिक संवेदना का वहन कर रही है। प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में अज्ञेय गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती और नरेश मेहता है। उसके बाद अगला प्रश्न है छायावादी काव्य की भावगत एवं शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा छायावाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसकी मुख्य प्रवृत्तियों पर सोधारण प्रकाश डालिए।
छायावाद की अवधारणा। हेडिंग है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के संबंध में लिखा है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम का आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली पर पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर नामवर सिंह छायावाद को परस्पर विरोधी काव्य प्रवृत्तियों का समुच्चय मानते हुए लिखते हैं। छायावाद विविध यहाँ तक कि डॉक्टर नामवर सिंह छायावाद को परस्पर विरोधी काव्य प्रवृत्तियों का समुच्चय मानते हुए लिखते हैं। छायावाद विविध यहाँ तक कि परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है और छानबीन करने पर इन प्रवृत्तियों के बीच आंतरिक संबंध दिखाई पड़ता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं कि एक केंद्र पर बने हुए विभिन्न वृत्तों का समुदाय ही छायावाद है। एक ही युग चेतना में विभिन्न कवियों को विभिन्न प्रकार से अनुप्राणित और संस्कारित किया। यह प्रवाहमान काव्य धारा थी जो ऐतिहासिक विकास क्रम में आरंभिक विशेषताओं को भोगी हुई नई नई विशेषताओं से मुक्त होती हुई लगभग वर्षों तक चलती रही। उसके बाद हेडिंग है, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट है वैयक्तिकता। भक्ति एवं रीतिकाल की कविता कोरी निर्वैयक्तिक रही है। सामाजिक मर्यादाएं एवं नैतिक मूल्यों इतने दृढ़ थे कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति के लिए अनुमति ही नहीं थी। इस युग के रचनाकारों का आत्मसमर्पण था ईश्वर के प्रति, आश्रयदाता के प्रति। फिर भी यह युग इसलिए महत्वपूर्ण था कि रचनाकार समाज के प्रति अधिक समर्पित थे। यह बात और है कि उन्होंने समाज के प्रति आत्म बलिदान किया। यद्यपि इस युग का आरंभ व्यक्ति की अस्थायी शत्रुता में हुआ, अपनी दुर्बलताओं, अपनी प्रणयानुभूति, अपने निज सुख दुख की अभिव्यक्ति कविता की विषय वस्तु बन गई। पंत के उच्छ्वास, आंसू की बालिका तथा ग्रंथ में जिस प्रणय संबंध की बात कही गई है वह मौलिक है। कवि ने स्पष्ट रूप से लिखा है, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। प्रसाद का आंसू भी मूलतः इसी प्रकार का मानवीय प्रेम काव्य है, जिसके द्वितीय संस्कार में कवि ने सामाजिक भय से रहस्यात्मक और लोक मंगल का गहरा पुट दे दिया है। निराला के विप्लवी बादल, सरोज, स्मृति, बनबेला आदि में उनके विद्रोह की ज्वाला है। इस युग में कवियों ने लेख की पीड़ा को आत्मसात करने की अपेक्षा अपनी पीड़ा को व्याप्त देखना अधिक पसंद किया। उसके बाद हेडिंग है, सौंदर्यानुभूति। छायावादी कवियों की सौंदर्यानुभूति भी उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। मध्यकाल में जहाँ कवियों ने प्रकृति का बाहरी रूप चित्रित किया, उसका स्थूल सौंदर्यांकन किया, वहीं पर छायावादी कवियों ने उसके आंतरिक सौंदर्य को अपनी कविता का वर्ण विषय बनाया। उन्होंने वस्तु की अपेक्षा उसकी छाया को विशेष महत्व दिया। उनके लिए रूप से अधिक सुंदर प्रतिरूप था। प्रकृति से अलग हटकर नारी सौंदर्यांकन में भी छायावादी कवियों ने विशिष्टता प्राप्त की है। मध्यकाल का नारी सौंदर्य
जहाँ पर अत्यंत स्थूल और मांसल रहा है तथा जिसका प्रभाव कारक था, देखने वालों को बेहोश बना देता है तथा कर्म में विमुख कर देने वाला था। वहीं पर छायावादी कवियों का नारी सौंदर्य प्रकट करती जो जड़ स्फूर्ति से युक्त है। इन कवियों ने नारी के बाहरी सौंदर्य को महत्व नहीं दिया, उसकी आत्मा को झांक कर उसके भीतर के सौंदर्य की तलाश की। सरोज स्मृत में निराला ने सरोज के सौंदर्य का वर्णन करते हुए इसी तटस्थता का परिचय दिया है। विवाह के शुभ कलश का जल पड़ने के बाद उसका रूप आमूल नवल हो जाता है। तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध वेद अंग अंग नत नयनों से आलोक उत्तर कांपा अधरों पर थर थर थर। उसके बाद हेडिंग है भाव, तीसरा पॉइंट है भावुकता। छायावादी कवियों को अपने व्यक्तिवादी जीवन दर्शन के ही कारण इतनी हताशा एवं निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि सामाजिक रूढ़ियों एवं परंपराओं का विरोध करना सामूहिक न होकर व्यक्तिगत था। परिणाम स्वरूप उन्हें संघर्ष अकेला करना पड़ा और पग पग पर पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय ने उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को छिन्न भिन्न करके एक अस्थायी दुख दे गया। आंसू और उच्छ्वास जैसी कविताएं इसी का प्रतिफल हैं। इसके बाद हेडिंग है इंद्रियता सशक्त एवं सार्थक कवि। इंद्रियता सशक्त एवं सार्थक कविता की पहली शर्त होती है। छायावादियों ने इंद्रियता को विशेष महत्व दिया। रूप रस गंध रंग एवं स्पर्श का अनुभव चित्रमयी एवं ध्वनिमयी भाषा के माध्यम से करने का पूरा प्रयास किया। अग्निशिखा के रंग का बोध कराने के लिए प्रसाद जी मधुपिंगल तरल अग्नि का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हिमालय पर पड़ते हुए प्रभाव का वर्णन सौंदर्य दिखाने के लिए लिखते हैं। शीत सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग। पहला हेडिंग है शिल्पगत प्रवृत्तियाँ। यह तो रही इस युग की भावनागत प्रवृत्तियाँ, अब कुछ शिल्पगत प्रवृत्तियों पर भी विचार कर लेना समीचीन होगा। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इस युग में कवियों ने भावानुकूल शब्द वाक्य प्रतीक तथा छंद योजना चुनी। छायावादी कवियों की वैसे तो विरासत के रूप में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक शब्द समूह ही मिला था, किंतु इन कवियों की भावुक कल्पना का सहारा पाकर एक शब्द भी व्यंजनात्मक संसार की सैर करने लगे। भाषा प्रसाद तो भाषा के संस्कार में एक कदम आगे हैं। अपनी अभिजात्य रुचियों के अनुरूप ही वह भाषा को भी संस्कारित करते हैं। प्रसाद की भाषा उनका शब्द संसार न केवल अर्थ वहन करता है वरन पूरी संस्कृति की भी जिम्मेदारी लेकर चलता है। सजल अभिलाषा कलित अतीत की छाप मन पर केवल प्रसाद की ही भाषा छोड़ सकती है। पिछले पहर की सुधियों को ताज़ा करती हुई प्रसाद की समर्थ भाषा की वाणी देखिए। मधुमय बसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। उसके बाद दूसरा हेडिंग है शब्द मैत्री। संगीतमय क्रम से शब्द मैत्री तथा लय क्रम का उदाहरण देखना हो तो महादेवी की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं। स्पंदन में चिन्निस्पंद वसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। छायावादी कवियों की शब्द योजना एवं भाषागत विशेषताओं के संबंध में डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं। पंत के शब्द अपेक्षाकृत छोटे असंयुक्त वाले हल्के तथा वायवीय हैं। प्रसाद के शब्द अधिक प्रगाढ़ मधुमय एवं वादानुकृतिमय हैं। महादेवी के शब्दों में रुपये की सी ठनक और खनक है
और निराला में संधि समास से युक्त विविध जात और ध्वनि वाले शब्दों में भी अनुप्रास में व्यंजन संगीत उत्पन्न करने की चेष्टा है। उसके बाद तीसरा हेडिंग है छंदगत वैशिष्ट्य। छंदों के विषय में छायावादी कवियों की धारणा बिल्कुल अलग है। वे भाव को ही प्रमुखता देते हैं, छंद को नहीं। भाषानुसार पंक्तियों का क्रम और उनका विन्यास ही इनके लिए छंद है, चाहे वह परंपरागत छंद के भीतर अलग ही क्यों न थे। इसे मुक्त छंद कहा गया। जूही की कली इसका उदाहरण है। विजन बल बल्लरी पर सोती थी, सुहाग भरी श्वेत पत्रांग में जूही की कली। उसके बाद है चौथा हेडिंग अलंकार योजना। अलंकार योजना से भी छायावादी कवियों ने नए प्रयोग कर परंपरागत उपमानों को छोड़कर लाक्षणिक उपमानों की खोज की। उन्होंने स्वभाव की शीतलता के लिए चांदनी का स्वभाव में वास, भोलेपन के लिए विचारों में बच्चों की सांस लिखा। इसी प्रकार आह्लाद की अभिव्यक्ति के लिए खिला कदम सा था भरा गदगद बोल और दूर प्रिया की याद को ताज़ा करने के लिए लूट की तान कहा। निराला की पंक्तियाँ देखिए। वह आज हो गई दूर तान, इसलिए मधुर वह और गान। उसके बाद हेडिंग है पांचवा चित्रात्मकता। चित्रात्मकता छायावादी काव्य का एक आवश्यक औजार था। इसी के सहारे उन्होंने अपने भाव की अभिव्यक्ति दी। अवन अंबर की रूपहली सीप में अटल मोती सा जलद जब कांपता। कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का गौरव काल है। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। उसके बाद आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।